सभ्यता अध्ययन केंद्र के इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है हिंदी और आचार्य रघुवीर। हिंदी को भारत में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत सरकार ने इसको राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। हालांकि जब राजभाषा के रूप में इसे स्वीकार किया गया था, ठीक उसी समय यह भी कह दिया गया था कि चूंकि अभी इसको स्वीकार करने में, व्यवहार में लाने में समय लगेगा, तो 15 वर्ष तक अंग्रेजी को रखेंगे और उसके बाद फिर हम हिंदी को लागू कर देंगे। 15 वर्ष बीत चुके हैं और उसी का समय पूरा हो चुका। हिंदी में सारा कामकाज सरकार का चलना चाहिए, एक ऐसी संवैधानिक रूप से यही स्थिति है। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वह यह है कि अंग्रेजी हमारे मनोमस्तिष्क पे बहुत बुरी तरह हावी है और इसीलिए अंग्रेजी को अपदस्थ करके, रिप्लेस करके, उसके स्थान पे हिंदी को प्रयोग में लाने के लिए बहुतेरे प्रयास करने पड़ते हैं। और उन्हीं प्रयासों में एक प्रयास है कि एक हिंदी पखवाड़ा चलता है, पूरे साल में एक बार मनाया जाता है। 1 सितंबर से 14 सितंबर तक एक हिंदी दिवस मनाया जाता है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई और देश अपनी भाषा का कोई दिवस मनाता होगा, अपनी ही भाषा का कोई पखवाड़ा मनाता होगा। यदि कोई मनाता होगा तो मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता है हमारे श्रोताओं में से या और लोगों में से किसी को जानकारी हो इस चीज की। तो ये हिंदी के लिए अच्छी स्थिति भी कह सकते हैं, बुरी स्थिति भी कह सकते हैं। बुरी स्थिति इस अर्थ में है कि हमें अपनी भाषा को लेकर ही हमें ऐसा एक प्रयास करना पड़ता है। आवाज क्यों नहीं आ रही है? और बुरी स्थिति हम इसलिए कह सकते हैं कि अपनी भाषा को लेकर हमेशा अच्छी स्थिति इसलिए कह सकते हैं कि आखिर हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी भाषा को प्रमोट करें और एक विदेशी भाषा जो हमारे ऊपर थोपी गई या फिर हम जिसको बहुत श्रेष्ठता के रूप में रखा गया है, उसको उससे हम उबरने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक तो समस्याएं और भी हैं और वह समस्याएं ये हैं कि जो हिंदी को लेकर एक बहुत विवाद है अपने देश में कि हिंदी कैसी हो। तो कुछ लोग कहते हैं हिंदी नहीं, हिंदुस्तानी होनी चाहिए, जिसके समर्थक महात्मा गांधी भी थे। और मैं इसमें एक बड़ी मजेदार घटना है, मैंने ये पढ़ी थी, संसद भवन में घटी थी कि जो संसद में एक भाषण चल रहा था, मुझे लगता है शायद वो नेहरू जी का था या ऐसे किसी एक मंत्री का था, हिंदी में भाषण हो रहा था। और जो कार्यवाही है उस वक्त लिखी जाती थी, अभी भी लिखी जाती है, एक एक चीज नोट होती है। और इसीलिए जो चीज असंसदीय होता है, कोई बात कह दी जाती है, तो स्पीकर कहते हैं कि इसको संसद कार्यवाही में शामिल न किया जाए, तो लेखक उस चीज को नहीं लिखते हैं, नोट नहीं करते हैं। तो घटना ऐसी घटी कि भाषण हो रहा था, संभवतः नेहरू जी का ही भाषण था जहां तक मुझे स्मरण है, एग्जैक्ट मैं देख के बता पाऊंगा। और घटना जो उसके जो लेखक थे संसद के कार्रवाई के, उनको ये समझ में नहीं आया कि ये जो भाषण हो रहा है ये हिंदी में हो रहा है या उर्दू में हो रहा है। तो पहले उन्होंने उर्दू में नोट करना प्रारंभ किया और फिर थोड़ी देर बाद उनको समझ में आया कि नहीं, ये उर्दू नहीं, ये हिंदी ही है। तो फिर उन्होंने हिंदी में नोट लिखना शुरू किया। आप समझिए ये कंफ्यूजन क्यों बना, ये भ्रम इसलिए बना क्योंकि हिंदी के नाम पे जिस हिंदुस्तानी की बात महात्मा गांधी करते थे, जिस हिंदुस्तानी की बात पंडित नेहरू करते थे, वह हिंदी वास्तव में यह हिंदी थी ही नहीं। वह हिंदी उर्दू मिश्रित, इतनी ज्यादा उर्दू उसमें मिली हुई थी कि लेखकों को या श्रोताओं को भ्रम हो जाता था कि ये हिंदी में बोल रहा है या उर्दू में बोल रहा है। तो हिंदी के नाम पर देश में एक ऐसी भाषा प्रचलित करने का प्रयास किया गया। और जैसे उस समय में जो दो धाराएं चली, हम लोग जानते हैं साहित्य जगत में, एक प्रेमचंद की थी और एक जयशंकर प्रसाद की थी। प्रेमचंद उर्दू वाली परंपरा को ज्यादा बढ़ाना चाहते थे, उसके पक्षधर थे, लेकिन जयशंकर प्रसाद शुद्धतावादी थे, वो संस्कृत निष्ठ हिंदी की बात करते थे। यह भी एक विवाद का विषय हिंदी को लेकर के आज तक साहित्य जगत में भी और बाकी जगत में भी चलता आ रहा है, लगातार चल रहा है। हम किस हिंदी की बात करें, यह भी एक प्रश्न है हमारे सामने। जब हिंदी दिवस हम मनाते हैं, हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, तो हमारे सामने एक यह भी प्रश्न आता है, हिंदी को सरल करने के नाम पर उसे अधिक से अधिक उर्दू उसमें घुसाने की बात होती है। जैसे ही हम संस्कृत निष्ठ हिंदी की बात करते हैं, तुरंत कह दिया जाता है अरे ये तो अव्यवहारिक है, ये शब्द हमारे प्रयोग से निकल गए हैं। लेकिन वही जब
बहुत सारे ऐसे उर्दू के शब्द हैं जो हम लोग नहीं समझते हैं, लेकिन उनका प्रयोग करने में बड़े गर्व का भी अनुभव करते हैं। तो आचार्य रघुवीर का इस मामले में उल्लेख इसलिए आवश्यक है कि आचार्य रघुवीर बहुभाषी थे, उनके बहुत सारी भाषाओं पर उनका गजब का अधिकार था। इसके बावजूद आचार्य रघुवीर ने हिंदी को बहुत प्रमुखता दी और हिंदी को लेकर उन्होंने बहुत गंभीर काम किया, उसको राजभाषा बनाने को क्या दर्जा देने में, उसका व्यवहार मिलाने में, इसको लेकर आचार्य रघुवीर का बहुत गंभीर काम रहा है। वह क्या रहा है, इस पर ज्यादा विस्तार से हमारी जो आज की मुख्य वक्ता है वही प्रकाश डालेंगी। मैं उनका परिचय कराता हूँ। आज की जो हमारी मुख्य वक्ता है डॉक्टर शशि बालाजी। तो पहले वो हमारे साथ एक वेबिनार में शामिल हो चुकी हैं जो चीन पर था, और उनका परिचय अब हम लोगों में से लगभग लोगों से है ही, फिर भी मैं एक बार परिचय कराता हूँ। डॉक्टर शशि बाला वर्तमान में भारतीय विद्या भवन के इंडोलॉजी विभाग की वो डीन है, वहाँ की प्रमुख हैं। इसके अलावा उनके पास बहुत सारे दायित्व, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद में भी वो सक्रिय है, उसका भी दायित्व है। उन्होंने बहुत ढेर सारे अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स उन्होंने किए, उनका आयोजन किया है, और उनमें से जो हमारी रुचि का जो विषय है उसमें संस्कृत पर उन्होंने कई सारे किए, जैसे संस्कृत ऑन सिल्क रूट, संस्कृत इन चीन, संस्कृत एंड यूरोप, ऐसे कई सारे अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार किए संस्कृत को लेकर और संस्कृत की विश्व व्याप्ति को लेकर के। उस पर उन्होंने पुस्तकें भी तैयार की हैं, बहुत सारी पुस्तकें उनकी हैं। संस्कृत ऑन सिल्क रूट बहुत अच्छी पुस्तक है जो ये बताती है कि किस प्रकार से संस्कृत और भारतीय संस्कृति का पूरे मध्य एशिया में जो सिल्क रूट का पूरा इलाका है वहां पर हमारा कैसा व्याप था। तो डॉक्टर शशि बालाजी का बहुत गंभीर अध्ययन है और उनका बहुत अच्छी पकड़ है इन सारे विषयों पर। और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने आचार्य रघुवीर जी के साथ काम किया है, उन्होंने उनको प्रत्यक्ष देखा है, उनकी सारी चीजों को, अच्छा देखा नहीं है ठीक है, लेकिन उन पर उनका बहुत गंभीर काम है। उनकी एक पुस्तक भी है आचार्य रघुवीर का। तो मैं अब सीधे सीधे डॉक्टर शशि बालाजी को बुलाना चाहता हूं कि वो आए और आज के विषय पर हम लोगों का मार्गदर्शन करें। डॉक्टर शशि बालाजी जी नमस्कार रविशंकर जी तथा सभी जो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, सभी को सादर नमस्कार। मैं सबसे पहले तो सभ्यता संस्कृति अध्ययन केंद्र को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस विषय को पर चर्चा के लिए रखा है। आपने जब ये विषय प्रस्तुत किया और मैं विचार करने लगी तो ध्यान में आया कि मैंने सबसे पहला जो वक्तव्य दिया था वो 1971 में दिया था और उसका विषय था अंग्रेज गए अंग्रेजी जाए। अच्छा। और ये एक इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन था। उसमें हम वाद विवाद प्रतियोगिता में थे कि अंग्रेजी जानी चाहिए या नहीं, अंग्रेज तो चले गए। परंतु दुर्भाग्य से आज मैं देख रही हूँ कि 50 वर्ष हो गए, जो विषय जो समस्याएं उस समय खड़ी थी उससे अधिक विकट रूप में आज वो समस्याएं हमारे समक्ष हैं। उसके पश्चात भी सतत यह संघर्ष चलता रहा। और थोड़ा सा यदि आपको ध्यान दिलाऊं कि 71, 72, 73 में कॉलेज में अनेक प्रकार के आंदोलन चलते रहे मेरे द्वारा, परंतु हम इसमें कहीं लड़ाई में कहीं कितनी सफलता पा सके इस पर बहुत बड़ा संदेह, प्रश्न चिन्ह लग जाता है। हम आपने जैसा कहा हम प्रतिवर्ष पखवाड़ा मनाते हैं, परंतु मेरा जो अनुभव है वो ये है कि भाषा प्रयोग से जीवित होती है। भाषा का प्रत्येक शब्द प्रयोग से जीवन पाता है। जिस जिस शब्द को हम प्रयोग करना बंद कर देते हैं उसकी हत्या कर देते हैं। दूसरा आपने प्रश्न उठाया हिंदुस्तानी उर्दू और हिंदी का, कि उसमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हिंदी है अथवा उर्दू है। यदि मूलतः देखा जाए तो उर्दू का जो प्राणवायु है, जो उसके शब्द हैं, वो अरबी और फारसी से आते हैं, जो कि हमारी संस्कृति नहीं है। दूसरा, हिंदी के जो शब्द आते हैं, सारा शब्द सामर्थ्य वो संस्कृत से आता है। संस्कृत देववाणी है, भारत की पहचान है। संस्कृत सारे भारत को एक सूत्र में जोड़ती है, क्योंकि सारे भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वो संस्कृत की पुत्रियां हैं। तो इन 2-3 विषय जो आपने उठाए उन पर अपना विचार देते हुए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ।
आज जो है हमें राष्ट्रभाषा हिंदी क्यों, और आचार्य रघुवीर जी का उसमें दर्शन क्या था? क्योंकि रघुवीरी हिंदी के नाम से उनकी हिंदी, उनके शब्द, उनको स्वीकार करने में बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हुई। जैसे कि संसद शब्द जो है उसको संसद में मनवाने में आचार्य जी को 15 घंटे लगे। जितना समय उनको एक एक शब्द को मनवाने में लगता था, उससे कहीं कम समय में वो शब्दों का निर्माण कर जाते थे। इतने बड़े महान भाषावेत्ता ही नहीं, शब्द वैज्ञानिक, शब्द सृष्टा। तो धीरे धीरे मैं अनेक विषयों को इसमें छूंगी। इस वक्तव्य में कितना कह पाएंगे, कितना हम चर्चा कर पाएंगे, वो समय बताएगा। परंतु इसमें कुछ बिंदु जो मैं लेना चाहूंगी वो हैं, राष्ट्रभाषा हिंदी हमारी राष्ट्रोत्थान का मार्ग प्रशस्त करती है। दूसरा मैं लेना चाहूंगी कि एक ओर तो हम कहते हैं कि भारत एक लोकतंत्र है, जनतंत्र है, और दूसरी ओर हम जन जन की भाषाओं का अपमान करते हैं। जब हम कहते हैं अंग्रेज चले गए और अंग्रेजी भी जानी चाहिए, अंग्रेजियत भी जानी चाहिए, तो हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी उपनिवेश की भाषा है। जब अंग्रेज आए तो कैसे उन्होंने अंग्रेजी को समाप्त किया तथा अंग्रेजी को स्थापित किया ताकि भारत की जड़ें खोखली कर पाए। एक बिंदु मैं लेना चाहूंगी कि ये विराष्ट्रीयकरण का माध्यम है अंग्रेजी। इससे राष्ट्रीयकरण नहीं, विराष्ट्रीयकरण होता है। एक बिंदु लेना चाहूंगी कि जब जब हम अनेक विषयों का, चाहे वो विज्ञान के हों, चाहे वो प्रौद्योगिकी के हों, चाहे वो कलाओं से संबंधित हो, इतिहास हो, जो भी विषय हो, साहित्य हो, जब हम अंग्रेजी को अपना आधार बना लेते हैं तो हम अपनी भारतीय भाषाओं में किए जाने वाले सूक्ष्माति सूक्ष्म चिंतन से वंचित रह जाते हैं। हमारा चिंतन का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, और ये मार्ग का अवरोध हम तभी से आरंभ कर देते हैं जब हम बच्चे को पहले दिन विद्यालय में भेजकर और ABCD रटने के लिए बाध्य कर देते हैं। हमारी वैज्ञानिक प्रगति रुक जाती है। आज का भारत द्रुत गति से वैज्ञानिक प्रगति की ओर बढ़ रहा है, बढ़ना चाहता है, अपनी गति को और द्रुत करना चाहता है। उसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि हमारे देश का बच्चा बच्चा अपनी भाषा में विज्ञान के विषयों को, ज्ञान के अनेक विषयों को पढ़े। जो विशेष जब हमें आगे अनुसंधान करना होता है तब हम अनेक भाषाओं की आवश्यकता हमें पड़ेगी। रूसी लोग रूसी भाषा में लिखते हैं, जापानी जापानी भाषा में लिखते हैं, चीनी चीनी भाषा में लिखते हैं, जर्मन वैज्ञानिक जर्मन भाषा में लिखते हैं। प्रायः यह कह के हिंदी का तिरस्कार किया जाता है कि हिंदी में विज्ञान की पढ़ाई संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है बंधुओं क्योंकि हमने उसे करने का प्रयत्न नहीं किया, और जिसने प्रयत्न किया उसका तिरस्कार किया, और भाग्य भी, नियति भी देश का साथ नहीं दे गई। इस विषय पर मैं चलूंगी। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि हिंदी भारत का गौरव है, हमारा सम्मान है। भारत एक विलक्षण राष्ट्र है। वह केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह सहस्रों वर्षों से संचित ऋषियों मुनियों की अनुपम पुण्य धाती है। ज्ञान विज्ञान के, कला साहित्य के, विपुल इतिहास के अनुपम ग्रंथ हमारे ऋषियों मुनियों ने लिखे, प्रांतीय भाषाओं में अनेक विद्वानों ने लिखे। परंतु जब हम अंग्रेजी का सहारा लेते हैं तो हम उस सभी को तिरस्कृत करके आगे बढ़ते हैं। जब हम राष्ट्रीयता के आधार स्तंभों की बात करते हैं, एक और हम देशवासी और नागरिक जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। नागरिक तो कोई भी हो सकता है, वह भारत भक्त हो या ना हो। देशवासी कोई भी हो सकता है, चाहे वो देश के चतुर्दिक उत्थान में सहभागी हो या ना हो। वास्तविक भारतीय तो वह है जो भारत के दिव्य भव्य स्वरूप, उसके चैतन्य के प्रति जागरूक होता है, उसके प्रति कार्य करता है। पुरखों की परंपराएं हैं, अथाह साहित्य है। सभी देश अपनी अपनी राष्ट्रीय भाषाओं को प्रमुख स्थान देते हैं। भारत में अनेक विवाद खड़े कर दिए गए। जब आचार्य रघुवीर जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का बीड़ा उठाया तो प्रांतों को प्रांतों से भिड़वा दिया गया।
भाषाओं को भाषाओं से भिड़वा दिया गया, दक्षिण को उत्तर से भिड़वा दिया गया ताकि लोग हिंदी में कार्य ना करें। मैं अपने वक्तव्य का आरंभ करना चाहती थी जिसमें ऋषि कहते हैं यो मे अन्नम यो मे रसम वाचम श्रेष्ठान जिगांसति इंद्रश्च तस्मा अग्निश्च अस्त्रम हुंकारम अस्यताम। इसका अर्थ क्या है? हे इंद्र, हे अग्नि, जो मेरे देश के अन्न को, जो मेरे देश के जल को, अर्थात जो मेरे देश के की भूमि को, जो वाचम श्रेष्ठान जिगांसति, जो मेरे देश की राष्ट्र भाषा को, वाचम श्रेष्ठान, जो श्रेष्ठ भाषा है, उसको जिगांसति, उसका हनन करता है, उसकी हत्या करता है। हे इंद्र, हे अग्नि, अपने हुंकारते हुए अस्त्र से उस पर प्रहार करो। मैं कहना ये चाहती हूं कि ऋग्वेद से लेकर आज तक हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, विद्वानों ने, लेखकों ने, देशभक्तों ने राष्ट्रभाषा के सम्मान में बहुत कुछ लिखा। ऐत्रेय ब्राह्मण कहते हैं न वै वाग क्षीयते न समुद्र क्षीयते। जैसे समुद्र कभी क्षीण नहीं होता, ऐसे भाषा भी कभी क्षीण नहीं होती। परंतु दुर्भाग्य से हमने हिंदी की हत्या की है, हमने उसे क्षीण किया है। कारण अनेक दिए हैं। सबसे पहला कारण तो यह दिया है, जबकि नेहरू जी उसके पक्षधर थे, कि हमें चली चलाई भाषा को स्वीकार कर लेना चाहिए। बंधुओं, मैं कहना चाहती हूँ कि चली चलाई भाषा क्या होती है? आचार्य रघुवीर जी कहते थे भाषा के अनेक स्तर होते हैं। जब एक बच्चा उत्पन्न होता है तो उसकी एक बहुत ही थोड़ी सी छोटी सी आवश्यकताएं होती हैं, थोड़ी सी शब्दावली से वह काम चला लेता है। परंतु जैसे जैसे वह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में पदार्पण करता है, वैसे वैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे नई से नई शब्दावली सीखता चला जाता है। दुर्भाग्य से आज का भारतीय दास मनोवृत्ति के कारण अंग्रेजी के नए नए कठिन से कठिन शब्द बोलने और पढ़ने और सीखने में गर्व की अनुभूति करता है। परंतु जब हिंदी की बात आती है तो कहते हैं चले चलाए शब्दों को ले लिया जाए। मैं एक शब्द का उदाहरण देकर आगे बढ़ती हूँ। जैसे टेक्निक के लिए तकनीक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऐसे शब्द जिनका कोई धातु नहीं, जिसका कोई प्रत्यय उपसर्ग नहीं पता, जिसकी वैज्ञानिकता नहीं पती, जिसके आगे शब्द नहीं निर्माण किए जा सकते, जब भी आप किसी भाषा का एक शब्द लेते हैं तो उसका सारा परिवार लेना पड़ता है। मैं उस बात पर आगे आऊंगी। प्रश्न ये है कि क्या हमें चली चलाई भाषा को प्रयोग में लाना चाहिए अथवा प्रयत्न पूर्वक वैज्ञानिक शब्दों का निर्माण करके नए शब्दों को सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। आचार्य रघुवीर जी कहा करते थे स्वभाषा बुद्धि का मार्ग खोलने वाली होती है और परभाषा बुद्धि का शोषण करने वाली होती है। बंधुओं, आज वह समय उतना समय नहीं है कि मैं आपको इस पर विस्तार से चर्चा कर पाऊं कि कैसे परभाषा जो होता है हमारी शक्ति को क्षीण करती है। उनका कहना था कि भाषा की स्वतंत्रता के बिना यह देश दबा और सिकुड़ा हुआ है। इस पर आधिपत्य करने वाला राष्ट्र उसकी प्राणवाहिनी नाड़ियों से रक्त रस को चूस रहा है। आचार्य रघुवीर जी कहा करते थे भाषा से ही राष्ट्रोन्नति का उद्घोष किया शतबार। वे कहते थे भाषा का अपना एक उन्नतिशील प्रवाह होता है। स्वतंत्र राष्ट्र में भाषा की स्वतंत्रता अपनी से ही अपनी भाषाओं का विकास हो सकता है। केवल हिंदी ही नहीं अपितु सभी भारतीय भाषाओं का मार्ग अवरुद्ध कर रही है वह है अंग्रेजी। और एक और विषय पर आपका ध्यान दिलवाना चाहूंगी कि हम केवल भारत पर ही बात नहीं कर रहे, हमें यह देखना चाहिए किस किस अन्य देश में कहां कहां क्या क्या हुआ और कैसे उनकी भाषाओं को नष्ट किया गया, कैसे तुर्की भाषा का शुद्धिकरण कर्नल पाशा ने किया, कैसे यहूदियों में केवल एक भाषा का स्वाभिमान जब जागा तो सारे विश्व में बिखरे पड़े यहूदी इकट्ठे हुए। सौभाग्य से उन्होंने अपनी भाषा को
छोड़ा नहीं था, उसे भुलाया नहीं था, और भाषा ही उनका सबसे बड़ा सूत्र बनी एक दोबारा से इजराइल नाम से एक राष्ट्र की स्थापना करने का। जब तक हम संस्कृत युक्त हिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारी प्रांतीय भाषाएं एक दूसरे के निकट नहीं आ पाएंगी। मैं आपको बहुत सारे शब्दों के उदाहरण दे सकती हूँ, परंतु आज समय नहीं है। एक उदाहरण देकर आगे चलती हूँ कि एक बार मेरे यहाँ एक सेविका थी बंगाली, मैंने वो सुबह उठकर आई, कुछ स्वस्थ नहीं लग रही थी। मैंने पूछा बुखार हो गया, तो उसे कुछ समझ नहीं आया। मैंने पूछा ज्वर हो गया, तुरंत समझ गई हाँ मुझे ज्वर हो गया। जब यूरोपियन शक्तियां कॉलोनाइज कर रही थी, अपनी अनेक देशों में जाकर आधिपत्य जमा रही थी, तो उस समय कुछ नए विचार उन्होंने यूरोप की शक्तियों को स्थापित करने की दृष्टि से स्थापित कर दिए, जैसे इंडो यूरोपियन यदि कोई भाषा रही थी तो उसको बोलने वाले लोग भी होने चाहिए। यदि कुछ इंडो यूरोपियन बोलने वाले लोग थे तो वह कहीं रहते भी होंगे। परंतु आज तक इंडो यूरोपियन भाषाओं पर काम करने वाले किसी विद्वान ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि इंडो यूरोपियन कौन सी भाषा थी। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ मोनियर विलियम्स के उस कोश पर, संस्कृत इंग्लिश कोश, जो कि भारत को समझने के लिए, संस्कृत को समझने के लिए सारे विश्व में पढ़ा समझा देखा जाता है। परंतु जब आप उसकी भूमिका, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मैं आपके सामने उस पर आज विस्तार से प्रकाश नहीं डाल पाऊंगी। कृपया उसकी भूमिका पढ़िए कि क्या क्या उसने लिखा है कि भारत को समझने के लिए संस्कृत समझना आवश्यक है, परंतु उसका लक्ष्य कुछ और था। उसका लक्ष्य था भारत को क्रिश्चियनाइज करना। इस दृष्टि से, इस लक्ष्य से उसने अपनी भूमिका में स्पष्ट लिखा है, अ ट्रू सर्वेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दुर्भाग्य से हमारे किसी विद्वान ने इस प्रकार के कोश नहीं बनाए, और आचार्य रघुवीर जी ने जो बनाए वह संसाधनों की कमी के कारण अभी तक प्रतीक्षा में रत है। जब रोमन साम्राज्य बढ़ा तो लैटिन के शब्द यूरोप की भाषाओं में विपुल मात्रा में लिए गए। अंग्रेजी भाषा को लोग अंतरराष्ट्रीय भाषा मानते हैं, परंतु वह कोई यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं है, ये आपको बता देना चाहती हूँ। अंतरराष्ट्रीय और यूनिवर्सल में अंतर होता है। कहते हैं हिंदी अंतरराष्ट्रीय भाषा नहीं है, अंग्रेजी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कभी आपने व्युत्पत्तियों पर कार्य करके देखा? मैंने देखा है। जैसे अंग्रेजी का शब्द है मदर, मातृ से बना है। संस्कृत में बड़ा स्पष्ट है, माँ मान पूजायाम। फादर पितृ से बना है, पाती अर्थात जो रक्षा करता है वो पिता होता है। परंतु अंग्रेजी में चाहे वो डॉटर है, चाहे वो सिस्टर है, चाहे वो फादर है, चाहे वो मदर, जब इतने छोटे स्तर के, हल्के स्तर के शब्दों की व्युत्पत्ति उस भाषा में उपलब्ध नहीं हो सकती, उस भाषा को आप क्या कहेंगे, उसका स्तर क्या कहेंगे? जब भारतीय लोग जब वैदिक काल से अनेक देशों में गए और वैदिक शब्द अनेक देशों की भाषाओं में आज तक विद्यमान है, किस किस रूप में विद्यमान है, आपको इसका अध्ययन करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने एक यूरोप में संस्कृत की क्या, इस पर एक कार्यक्रम करके एक पुस्तक का प्रकाशन किया, संस्कृत एंड यूरोप। इसमें मैंने बहुत से शब्द दिए हैं, सारणियां दी हैं, विषय दिया है कि कैसे जो है यूरोप की भाषाओं में संस्कृत के शब्द हैं और किस किस तरह से परिवर्तन हो गए हैं। हम उसमें अनेक स्तर देखते हैं कि कैसे वैदिक काल से लेके आज तक अंग्रेजी भाषा में संस्कृत के शब्द, हिंदी के शब्द आज तक जाते रहे हैं। परंतु सबसे अधिक जो यूरोप की भाषाओं में निकटता है वो है लिथुआनियन में। मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि हम हिंदी को तिरस्कृत कर देते हैं कि एक हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा कई कारणों से है। जैसे पहला प्रश्न कि जहां जहां हिंदी भाषा भाषी लोग विश्व भर में रहते हैं, हम उनके साथ हिंदी में बात करें। दूसरा, जितना भी भारतीय प्रवासी भारतीयों का संसार है, अनेक देशों में जो 200-300 वर्षों से भारतीय गए हैं, वे सब भारतीय भाषाएं बोलते हैं, वे हिंदी समझते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। फिर एक जिनको की जिप्सी कहा गया है, रोमा, उनकी भाषा जो है संस्कृत और हिंदी के बीच की भाषा है, हिंदी का पूर्व रूप है, वह भी आज तक हिंदी के शब्द बोलते हैं।
भारत की भाषाओं की एकता की जब भी हम बात करते हैं, केवल संस्कृत निष्ठ भाषा ही भारत की एकता का साधन बन सकती है। क्यों? क्योंकि भारतीय सभी भाषाओं में 60, 70, 80% तक शब्द संस्कृत के हैं। और उसके साथ साथ हमें सखी भाषाओं की भी बात करनी पड़ेगी। जैसे दक्षिण पूर्व एशिया की सभी भाषाएं ले लीजिए, मैं किसी एक या दो की बात नहीं कर रही, उसमें 40, 50 से लेकर 70% तक शब्द जिन भाषाओं में संस्कृत के हैं, तो वो भारत की सखी भाषाएं हैं। भारतीयों के लिए समझना सरल है, उनके लिए भारत को समझना सरल है। एक विषय जो मैं लेना, अभी मैंने थोड़ा सा छूकर छोड़ दिया, कि एक और हम लोकतंत्र और जनतंत्र की बात करते हैं और दूसरी ओर हम जन भाषाओं का तिरस्कार करते हैं। आचार्य रघुवीर जी का कहना था कि जन जन की भाषाओं का तिरस्कार करना, भारतीय भाषाओं का तिरस्कार करना, जन जन से धोखा करना है। और जन जन से धोखा करने का अर्थ है राष्ट्रीय अपमान। जब तक केंद्र से अंग्रेजी का प्रयोग समाप्त नहीं होगा, तब तक राज्यों में अंग्रेजी को समाप्त नहीं कर पाएंगे। जब तक केंद्र में हिंदी की स्थापना नहीं होगी, तब तक राज्यों में राज्यों की भाषाओं की स्थापना नहीं हो पाएगी। इसलिए सबको मिलजुल कर कार्य करना होगा। जैसा कि रविशंकर जी ने आरंभ में कहा कि 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को स्वीकार कर लिया गया, परंतु जब वे 15 वर्ष पूरे हुए, एक नया विधेयक लाया गया 1962 में कि और 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को ही राजकाज की भाषा के रूप में रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग थे, जो उस समय सेवारत थे, वो सारी अंग्रेजों की पौध थी। अंग्रेजों ने ऐसे धनी परिवारों के बच्चों को अच्छे अच्छे विद्यालय बनाकर उनमें पढ़ाया लिखाया, अंग्रेजी ही नहीं सिखाई, अंग्रेज बना दिया, उनके मन में अंग्रेजियत डाल दी। और यही कारण हुआ कि उनके लिए सुविधा बनी रहे कि वे लोग आगे चलकर अंग्रेजी में काम करते रहें, उन्हें हिंदी पढ़नी ना पड़े और हिंदी कभी स्थापित ना हो सके। इस षड्यंत्र के अंतर्गत अंग्रेजों के चले जाने के पश्चात भी आत्म गौरव से शून्य, आत्माभिव्यक्ति से दूर, आत्म विकास के पथ पर लड़खड़ाता हुआ, अंग्रेजी की बैसाखियों पर चलता हुआ यह देश उन्नति द्रुत गति से नहीं कर पाया। भारत भक्त वही है जो हिंदी का प्रयोग करता है, केवल एक पखवाड़े में शपथ लेकर छोड़ नहीं देता। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी को देश से निकालना हमारा दायित्व है। जब देश स्वतंत्र हुआ, संविधान बना, उसका हिंदी का प्रारूप बनाया जा रहा था। आचार्य रघुवीर जी उस हिंदी के प्रारूप में सबसे अधिक कार्य, घोर परिश्रम करके उन्होंने हिंदी में संविधान का अनुवाद किया। उनका कहना था कि जब तक एक एक शब्द वैज्ञानिक नहीं होगा, ढीले ढाले शब्दों में संविधान का अनुवाद यदि कर दिया गया, तो आगे चलकर लोग भविष्य में इसका दुरुपयोग करेंगे। संविधान की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो विज्ञान की कसौटी पर कसी हुई होनी चाहिए, जिसके एक अर्थ का कोई अनर्थ ना निकाल सके। परंतु दुर्भाग्य से आज हम उनको भूलकर बहुत दूर जा चुके हैं। जब आचार्य जी सभी प्रांतों की प्रांतीय भाषाओं के सम्मान के लिए कार्य कर रहे थे, तो मैं एक उदाहरण देकर आगे चलती हूँ कि कुछ समय ऐसा आया जब पंजाब में लोगों का ये विचार बन गया था कि पंजाबी भाषा को, अभी तक तो वो गुरुमुखी में लिखते थे, परंतु अब उर्दू में भी लिखने का उनको सुविधा होनी चाहिए। कुछ देशद्रोहियों ने गुरुमुखी को मारने के लिए यह प्रयत्न किया, परंतु आचार्य जी अनेक बार पंजाब गए। उन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब आप गुरुमुखी में पढ़ते हैं, आपकी लिपि गुरुमुखी है। उनमें गुरुमुखी का गौरव जगाया, अनेक प्रकार के उसके विकास के कार्य किए,
गुरुमुखी को स्थापित किया और आज गुरुमुखी स्थापित है। आज पंजाब के लोग पंजाबी को गुरुमुखी में ही लिखते हैं। पंजाब में ऐसी बहुत सारी ध्वनियां थी जिनको लिपिबद्ध करना कठिन है। ऐसी सभी भाषाओं में होती हैं। किसी भी भाषा में बहुत सारी बोलियां और अनेक देशों की अनेक भाषाओं में ऐसे स्वर होते हैं, ऐसी ध्वनियां होती हैं। मैं उन पर भी अभी थोड़ी देर में आती हूँ कि कैसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है जब हम एक भाषा से दूसरी, एक भाषा को अपनी लिपि में न लिखकर दूसरी लिपि में लिखते हैं। आचार्य जी ने गुरुमुखी लिखने के लिए अक्षर अर्थात टाइप बनवाए। शारदा और टाकरी लिपियों की उत्पत्ति, उसके विकास इत्यादि पर अनेक प्रकार के लेख लिखे। लोगों के मन में एक गौरव का भाव जगाया कि ये शारदा, ये पंजाबी, ये गुजराती, ये मराठी, ये तमिल, ये तेलुगु, ये हमारी लिपियां हैं। हम अंग्रेजी की लिपि को नहीं ले सकते। अंग्रेजी विज्ञों, अंग्रेज चले गए परंतु अंग्रेजी विज्ञों, अंग्रेजी जानने वाले लोगों का साम्राज्य भारत से अभी तक नहीं गया। आचार्य जी कहा करते थे कि अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक राष्ट्र के सिंहासन पर बिठाना धृष्टता, निर्लज्जता और देश के साथ क्रूरता एवं द्रोह है। परंतु दुर्भाग्य से आचार्य जी को नियति ने समय नहीं दिया और हम इस अवहेलना, इस घोर अपमान, इस राष्ट्रीय अपमान के सहभागी बने हुए हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हमारे लिए अधिक विकट समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं। हिंदी को अपना स्थान, अपना सिंहासन, उसको राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर बिठाने में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। कई बार सोचती हूँ कि 1934-35 में जब मैकॉले ने अध्ययन किया, गांव-गांव में जाकर देखा कि यदि अंग्रेजों को लंबे समय तक इस देश पर राज्य करना है तो भारत की भाषाओं को, भारत के सारे जो इनका शिक्षा व्यवस्था है उसे जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक हम भारत पर राज्य नहीं कर पाएंगे। आज यदि मैकॉले जीवित हो तो वह भी चमत्कृत हो जाएगा, भारत को धन्य कह देगा। 1837 में उच्च न्यायालयों में से फारसी हटा दी गई और उसका स्थान अंग्रेजी को दे दिया गया। उससे पूर्व यह एक कहावत चला करती थी, पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो यारो कुदरत के खेल। अर्थात जो फारसी पढ़ा हुआ व्यक्ति है उसे कोई समस्या नहीं आती, परंतु अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा को व्यापार और सेवाओं से जोड़ दिया। 1854 में विश्वविद्यालयों के निर्माण का अधिनियम बनाया, परंतु विश्वविद्यालयों के निर्माण के साथ ही साथ अंग्रेजी को माध्यम बना दिया। शासन का माध्यम तो उस समय हम दास थे, अंग्रेजी था ही। शासन, शिक्षा, व्यापार सभी ने मिलकर भारतीय भाषाओं का गला घोटा और अंग्रेजी को स्थापित कर दिया और विराष्ट्रीयकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। महात्मा गांधी भी इस बात पर विश्वास करते थे कि अंग्रेजी विराष्ट्रीयकरण का माध्यम है। वे कहते थे, लाखों, मैं कोट करती हूं उनको, लाखों लोगों के लिए अंग्रेजी का ज्ञान कराना उन्हें दास बनाना है। मैकॉले ने जिस शिक्षा की नींव रखी थी उसने आज हमें दास बना दिया है। क्या यह देखकर दुख नहीं होता कि आज मैं न्यायालय जाना चाहूं तो मुझे अंग्रेजी में के माध्यम से ही को ही अपनाना पड़ता है। जब मैं बैरिस्टर बनूं तो अपनी मातृभाषा ना बोल सकूं और ना दूसरा मुझे मेरी मातृभाषा में अनुवाद करके सुना सके। भाइयों बहनों, दुख होता है कि जब एक गांव का व्यक्ति किसी न्यायालय में जाकर खड़ा होता है, उसे समझ में नहीं आता कि अंग्रेजी में क्या गिटपिट हो रही है। उसको न्याय दिया जा रहा है अथवा अन्याय दिया जा रहा है, उसे दंड दिया जा रहा है अथवा मुक्त किया जा रहा है। वह भोला भाला बेचारा न्यायालयों के धक्के खाने के, ठोकरें खाने के लिए विवश हो जाता है। आचार्य जी कहते थे, ब्रिटिश शासकों ने अंग्रेजी को जनता को ईसाई बनाने एवं विराष्ट्रीयकरण के माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया। अंग्रेजी विद्यालय इसलिए स्थापित किए कि उच्च वर्गों के लोग अंग्रेजी माध्यम से पढ़ें और अंग्रेज बन जाएं।
एक पुस्तक का आपको उदाहरण देना चाहूंगी, लैंग्वेजेस एज अ सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर इन यूरोप। यूरोप के लोगों ने भाषाओं को लेकर बहुत अनुसंधान किए। उन्होंने देखा कि उनकी भाषाएं कहाँ से उद्भूत हुई, उनकी भाषाओं में शब्द कहाँ से आए। जब वो लोग इतना दूर चले गए कि उन्होंने पाया कि उनकी भाषाओं के बहुत बड़ी संख्या में शब्द संस्कृत से लिए गए हैं, तो जो सबसे पहला जेम्स मुरे का कोश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स 1888 में जो प्रकाशित हुआ, उसमें संस्कृत तक ले जाते हैं। परंतु जब उन्होंने आगे चलकर देखा कि इससे भारत का मस्तक ऊंचा होता है, यूरोप का नीचे होता है, तो धीरे धीरे ऑक्सफोर्ड से प्रकाशित होने वाले कोशों में वह अंश छोड़ दिए। अंग्रेजी जो भाषा है उसके लिए शब्द कहाँ से आते हैं और भारतीय भाषाओं के लिए शब्द कहाँ से आते हैं, ये हमें समझने का बहुत बड़ी आवश्यकता है। अंग्रेजी भाषा के लिए शब्द जो हैं वो लैटिन और ग्रीक भाषाओं से आते हैं। वो अंग्रेजी के जो वैज्ञानिक शब्द हैं वो अंग्रेजी भी अपने शब्द नहीं लेती। जैसे हीट शब्द है गर्मी के लिए, परंतु जब आप वैज्ञानिक शब्दावली में जाते हैं तो आप थर्मोमीटर कहते हैं, थर्मस कहते हैं, थर्म शब्द का प्रयोग करते हैं। लोहे को अंग्रेजी में आयरन कहा जाता है, परंतु जब आप वैज्ञानिक अंग्रेजी में आते हैं तो आपको फेरस कहना होता है। इस प्रकार पूरी की पूरी इंग्लिश भाषा में 70 से 80% शब्द तक अंग्रेजों के अपने नहीं है, वह लैटिन और ग्रीक भाषाओं से लिए गए हैं। जब आचार्य रघुवीर जी अपने भाषणों के द्वारा, अपने लेखों के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे, अथक परिश्रम कर रहे थे, उन्होंने जब 62 में आने वाले विधेयक का विरोध किया तो उस कार्यक्रम की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। यद्यपि महात्मा गांधी चली चलाई भाषा हिंदुस्तानी के पक्षधर थे, परंतु हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, इस विषय पर डॉक्टर रघुवीर जी का साथ दे। उस समय उन्होंने कहा कि अब अनुनय विनय में कोई सार नहीं है। अंग्रेजी का विरोध करने के लिए उन्होंने जो अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया, उसमें पूरे भारत भर से अनेक विद्वानों को बुलाया, अनेक राजनेताओं को बुलाया, कोश का बहुत सारे अनेक प्रकार के लोगों को बुलाया। गांधी जी भी आए, नेहरू जी भी परंतु नेहरू जी उसमें बहुत सा अड़चने अड़ा देते थे, उस कार्य को आगे नहीं चलने देते थे। परंतु जब जब नेहरू जी से आचार्य रघुवीर जी की बहस होती थी, चाहे वे नेहरू जी हो चाहे वे गांधी जी हो, सभी उनके समक्ष, उनके तर्कों के समक्ष नतमस्तक हो जाते थे। वो पूछते थे कि यदि आप कहते हैं चली चलाई भाषा को ले लें, तो जब हम एक शब्द को लेंगे तो हमें उसे पूरा परिवार, भाषा का, शब्दों का अपना परिवार होता है। मैं आपको एक उदाहरण देके आगे चलती हूँ। जैसे यदि हमने लॉ शब्द ले लिया, तो यदि हमने लॉ शब्द लिया और लीगल, इलीगल, लीगल, लेजिस्लेटर, लॉलेसनेस, लॉफुलनेस, लेजिस्लेटिव, इस तरह के जितने शब्द हैं, इससे बनने वाले विधि, अवैध, विधाय, विधिहीनता, विधिवत, विधान, विधेय, वैध, विधायी इत्यादि जितने भी हिंदी के शब्द हैं, हमें सबका तिरस्कार करना पड़ेगा और हमें अंग्रेजी के शब्द नए लेने पड़ेंगे। वो कहते थे हमें अपने दरवाजे और खिड़कियां खुली रखनी चाहिए। मानते हैं अपने दरवाजे और खिड़कियां खुली रखिए, परंतु आचार्य जी का मत था कि कोई भी भाषा दूसरी भाषा से तब शब्द लेती है जब उसके पास नए शब्दों के निर्माण का सामर्थ्य नहीं होता। परंतु उन्होंने कहा था कि संस्कृत में 2000 से ऊपर धातुएं हैं, परंतु यदि हम केवल 500 धातुएं, 20 उपसर्ग और 80 प्रत्ययों का प्रयोग करें तो हम लाखों शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। और उसी के आधार पर उन्होंने 2 लाख नए शब्दों का निर्माण करके दिखाया और 20 लाख शब्दों के निर्माण का उनका संकल्प था, जो कि कभी पूरा नहीं हो पाया। उनका कहना था कि नए नए प्रतिदिन होने वाले नए नए आविष्कारों के लिए नए नए शब्दों की संसार को आवश्यकता होती है। सभी भाषाएं नए शब्द बनाती हैं,
हिंदी को भी अपने लिए नए शब्दों का निर्माण करना होगा, परंतु उसके लिए उन्होंने शब्दों को नए शब्दों को निर्माण करने के लिए कुछ सिद्धांत भी दिए थे। मैं उन सिद्धांतों पर भी अभी थोड़ी देर में आती हूँ। आचार्य जी का कहना था कि ज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उन सभी को जन भाषाओं में के माध्यम से हमें बच्चे बच्चे तक पहुंचाना होगा। बंगाली बच्चे बंगला में पढ़े, नेपाली बच्चे नेपाली में पढ़े, मराठी बच्चे मराठी में पढ़े, पंजाबी पंजाबी में पढ़े, तमिल तेलुगु उड़िया, सभी बच्चे अपनी अपनी भाषाओं में पढ़े। और इसके लिए जब उन्होंने एक जो मैंने बताया 2 लाख शब्दों का निर्माण किया, उसमें से 80,000 शब्द जो हैं वो भारत शासन ने स्वीकार किए। यह कोश मैं आपको दिखा रही हूँ। यह कोश मैंने पूरा का पूरा कोश जो है इसको स्कैन करके इंटरनेट पर डाल दिया, उसका प्रयोग कर सके। जिस भी पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता हो वह इसमें देख सकता है। जब वो लाहौर में थे तभी उन्होंने ये शब्द निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया था। ये कहानी आरंभ कैसे होती है? जब वो पहली बार यूरोप यात्रा पर गए तो वहां के एक विद्वान जिसने यूरोप की भाषाओं पर बहुत से कार्य किए थे, उसने उनसे चर्चा करते हुए कहा कि आप हिंदी और संस्कृत की बात करते हैं, उसमें तो हिंदी में तो शब्द सामर्थ्य ही नहीं है कि वे आधुनिक विषयों में जो अंग्रेजी में लिखे गए हैं उनको अभिव्यक्त कर सकें। आचार्य जी के हृदय को यह बात ऐसी छुई मानो उनके मन में, उनके हृदय में एक अंधड़ आ गया और आते ही उन्होंने नए शब्दों का निर्माण आरंभ कर दिया। यह बात हुई थी 1930 में। उसके पश्चात आते ही उन्होंने नए शब्दों के निर्माण का संकल्प लिया और ये लिखा। उनके स्वर्गवास के पश्चात एक छोटा सा पत्र का टुकड़ा मिला जिस पर उन्होंने महाकाल से प्रार्थना की थी, हे महाकाल, इस धरती से मुझे तब तक ना उठाना जब तक हिंदी के लिए मुझे 20 लाख शब्दों का निर्माण करने का मेरा संकल्प पूरा ना हो जाए। और वह शब्द क्या थे? वह शासन प्रशासन, ज्ञान विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जितनी भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र हैं वह सभी उसमें उन्होंने शब्द निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया था। वे कहते थे अंग्रेजी, लोग कहते हैं कि अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है, वे कहते थे यह मिथ्या है। अंतरराष्ट्रीय और विश्वीय में अंतर होता है। एक भाषा वह होती है, भारत में यह ऐसा वातावरण बना दिया गया है मानो अंग्रेजी सारे विश्व की भाषा है। बंधु, ऐसी बात नहीं है। आप किसी भी देश में चले जाइए, आप यूरोप के देशों में जाइए, आप फ्रांस में जाइए, लोग फ्रेंच में बात करना पसंद करते हैं, इंग्लिश में नहीं। हॉलैंड जाइए, वे अपनी भाषा में डच भाषा में बात करना चाहते हैं। जर्मनी जाइए, जर्मन भाषा में बात करना चाहते हैं। सामान्य लोग, सामान्य से अति सामान्य लोग, सड़क पर आप किसी से इंग्लिश में बात करिए, वह आपको उत्तर नहीं देना चाहता। सभी, यदि आपने किसी ने जापानी और चीनी आदि भाषाएं पढ़ी हैं तो आप स्वतः ही समझ जाएंगे कि ये भाषाएं कितनी क्लिष्ट हैं। इन भाषाओं में लिखना, पढ़ना, समझना और फिर उसकी छपाई करना कितना कठिन कार्य है। एक व्यक्ति ये चीनी या जापानी पढ़ता है, जब तक वह 5 सहस्र कांजी नहीं जान लेता तब तक वह समाचार पत्र तक नहीं पढ़ सकता। जब हिंदी की बात आई तो उसमें मुद्रलिख अर्थात टाइपराइटर भी बनाने की बात आई। जो चली चलाई भाषा का प्रयोग करना चाहते थे उनका मत ये था कि टाइपराइटर में ही, उसमें चले चलाई टाइपराइटर से ही काम चलाकर जितने अक्षर उस मुद्रलिख में अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए, लिपि को लिखने के लिए बनाए गए हैं, आप उसी से काम चला लीजिए। परंतु आचार्य जी इसके आगे झुके नहीं। उन्होंने कहा यदि चीनी भाषा को लिखने के लिए 3000 अक्षरों का टाइपराइटर बन सकता है तो मेरी हिंदी के लिए क्यों नहीं बन सकता? हम यंत्रों के दास नहीं हैं। यंत्र हमारे लिए बनाए जाते हैं, हमारी सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। हम कहीं भी अपनी लिपि से समझौता नहीं करेंगे। यदि हमने लिपि से समझौता किया तो हमारे जो 2000 वर्ष पुराने से लेकर हमारे शिलालेख हैं, हमारी पांडुलिपियां हैं, हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारे अनेक ज्ञान विज्ञान के ग्रंथ हैं, उन्हें आगे भविष्य की पीढ़ियां कैसे पढ़ेंगी?
वह लिपियां विश्व भर में जो अनेक देशों में, साउथ ईस्ट एशिया के, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों ने जो भारतीय लिपियों के आधार पर अपनी लिपियों का निर्माण किया, स्वर व्यंजनों के आधार पर स्वर व्यंजन बनाए, उन लिपियों को हम कैसे पढ़ेंगे? आने वाला भारतीय कैसे पढ़ेगा? उन्होंने मुद्रलिख में कहीं झुके नहीं, रुके नहीं, एक मुद्रलिख बनाने में पूरी उन्हें सफलता प्राप्त हुई। एक और विषय जो बहुत से भारतीयों के मुख पर मैं देखती हूँ, वो कहते हैं इंग्लिश भी तो हिंदी के शब्द ले रही है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी तो हिंदी के शब्द हैं। मैं आपको 2 उदाहरण देकर आगे चलती हूँ। जैसे कि प्राय लोग जंगल और पंडित 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब इंग्लिश में लोग बात करते हैं, लिखते हैं, कहते हैं अ जंगल ऑफ फैक्ट्स, परंतु जब जंगल का विभाग होता है तो उसे जंगल डिपार्टमेंट नहीं लिखते, उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लिखते हैं। फिर आगे फॉरेस्ट से ही सारे शब्द चलते हैं, चाहे वो फॉरेस्ट्री है, चाहे वो एफॉरेस्टेशन है। वह जंगलरी और एजंगलेशन जैसे शब्दों का निर्माण नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि एक शब्द दूसरे शब्द जब दूसरी भाषा में जाता है तो उसके अनेक रूप बनाना कठिन होता है, कई बार असंभव भी होता है। एक शब्द विद्वान के लिए पंडित। पंडित जो है अंग्रेजों ने लिया, परंतु एक बड़े ही मैं कहती हूँ कि विशेष प्रयोग के लिए, जैसे कि पंडित ऑफ पॉलिटिक्स। परंतु जब हम प्रोफेसर की बात करते हैं तो हम प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, हम पंडित ऑफ इकोनॉमिक्स तो नहीं कहते। जबकि पंडित शब्द जो है वो ऑक्सफोर्ड कोश में चला गया, फिर भी एक क्षमा कीजिएगा। तो भाषाओं का अपना एक इतिहास होता है जी, भाषाओं का अपना एक परिवार होता है, और हमें इन विषयों को भी समझना चाहिए कि विश्व भर में हम कहाँ खड़े होते हैं। जब हम संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में जाकर हिंदी में बोल के अपने स्वाभिमान की अनुभूति करते हैं, तो हमें अपने देश में भी करनी चाहिए। मैं कुछ शब्द जो हम संस्कृत के शब्द, हमारी यूरोप की भाषाएं जो हैं वो भी हमारे बहुत निकट हैं, परंतु हम उन्हें समझ नहीं पा रहे क्योंकि हम बहुत दूर जा चुके हैं। जैसे ऋग्वेद का एक शब्द है स्पष्ट, क्लियर। लैटिन में स्पेसेरे, स्पेसिस, साइट, अपीयरेंस के अर्थ में। फिर उससे आगे चल के शब्द बनते हैं स्पेक्ट, आस्पेक्ट, सर्कमस्पेक्ट, कॉन्स्पेक्ट, इंस्पेक्ट, रिट्रोस्पेक्ट इत्यादि बहुत सारे शब्द बनते हैं। अब इसमें अंतर कहाँ और क्यों आ गया? स्पष्ट का स्पेक्ट क्यों बन गया? क्योंकि लैटिन में श, दोनों श, तालव्य और मूर्धन्य, उसके लिए अक्षर नहीं थे। उनके यहाँ च, ज, य, व और ह के लिए भी अक्षर नहीं थे। यही कारण है कि जो वक्षु नदी है वो ऑक्सस बन गई। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ व तो था नहीं, उन्होंने व को ओ से लिख दिया। क्ष तो उनके यहाँ था नहीं, उसको एक्स और यू से लिख दिया, और प्रथमा एकवचन के कारण अंतिम स आ गया और ऑक्सस बन गया। फिर और बहुत सारी भ्रांतियां मैक्स म्यूलर जैसे विद्वानों ने देश में फैला दी। जैसे अंग्रेजी में जे और जी 2 अक्षर जो हैं वो दोनों ही ज की ध्वनि देते हैं। अब जातक शब्द लिखने के लिए जी का प्रयोग करेंगे या जे का प्रयोग करेंगे? भारत में और प्रायः विश्व में जे का प्रयोग करते हैं, परंतु केवल मैक्स म्यूलर एक ऐसा विद्वान है जिसने जातक शब्द को GATAKA से लिख दिया। अब हम भारतीय जिनका ये धरोहर है जातक कथाएं, उन्होंने उसको ठीक ना समझ के उसको हिंदी में लिखा, देवनागरी में लिखा गटाका। क्यों? क्योंकि हम तो जी को ग पढ़ते हैं, मैक्स म्यूलर जी को ज पढ़ता था। तो ऐसी इतनी सारी भ्रांतियां कुछ जानबूझ के, कुछ अनेक कारणों से फैल गई। फिर दूसरा, हम भारतीयों को स्वाभिमान नहीं है कि हिंदी जो है वो कितनी समृद्ध भाषा है, वो संस्कृत की पुत्री है। संस्कृत ने सारे विश्व को क्या दिया? जब मैं 72-73 की बात आपके समक्ष कर रही थी, 72 सन 1972 की बात कर रही हूँ, कॉलेज में एक मैंने भाषण दिया, इफ इंग्लिश कुड बोरो फ्रॉम संस्कृत। उसके कारण से मेरे कॉलेज में इतना हंगामा मच गया कि प्रिंसिपल ने मुझे
अपने कार्यालय में बुलाकर कहा कि यू आर मिसगाइडेड, क्योंकि वो पिताजी को जानते थे, उनको पता था ये वहीं से मिसगाइड होके कॉलेज में आ रही है। तो पीछे से मेरे एक सहपाठी जो हमारे साथ विद्यार्थी परिषद में कार्य करते थे, वो लोग भी मेरे साथ थे। तो उन्होंने वो बोला, जैसे ही प्रिंसिपल ने कहा यू आर मिसगाइडेड, तो कहता है नहीं, नो सर, शी इज ए गाइडेड मिस। तो ऐसी बहुत सारी अनुभव हैं जिनके आधार पर मैं ये कह सकती हूँ कि आज हम जिस लड़ाई को उस समय हम आज से 50 वर्ष पूर्व हमने लड़ना आरंभ किया था, जिस लड़ाई के लिए उसके लिए समाधान प्रस्तुत करने के लिए आचार्य रघुवीर जी ने रात दिन एक कर दिया था, 100 विद्वान उनके साथ कार्य करते थे। वो क्या करते थे कि हिंदी जो है, प्रांतीय भाषाएं जो हैं, वो कथा, साहित्य, नाटक, उपन्यास तक ही सीमित न रह जाएं। भारत की हर प्रांत की भाषा में वह शब्द सामर्थ्य होना चाहिए कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों की अभिव्यक्ति कर सके, वह उच्च से उच्च वैज्ञानिक विचारों को अभिव्यक्ति कर सके। उसके लिए शब्द निर्माण करना होगा। इसके लिए उन्होंने घोर परिश्रम किया, परंतु दुर्भाग्य से ना वह शब्द बहुत बड़ी संख्या में छप पाए, ना वे पुस्तकें ठीक से किसी ने उनको प्रयोग में लाए। आज भी वह पुस्तकें उन निधायों में पड़ी सो रही हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं कि कब भारत में विज्ञान की पढ़ाई हिंदी में होगी और यह भारतीय भाषाओं का उत्थान होगा और यह हमारे पैरों में पड़ी हुई अंग्रेजी की बेड़ियां समाप्त होंगी और राष्ट्र का उत्थान होगा। ये राष्ट्र, हिंदी का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है। जब जैसे ही हमारे बच्चे, हमारे देश के बच्चे अपनी भाषाओं में पढ़ने लगेंगे, वह द्रुत गति से आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक दो उदाहरण देकर बात आगे बढ़ाती हूँ। जैसे नेत्र विज्ञान, नेत्र चिकित्सा के लिए क्या शब्द है? ऑप्थेल्मोलॉजी। अब इंग्लिश में नेत्र को आईज कहते हैं, परंतु जब वैज्ञानिक शब्दावली है तो ऑप्थेल्मोलॉजी। स्त्री चिकित्सा गायनेकोलॉजी, पर्वत विज्ञान ओपनिया, एक पत्र बीजी। इस तरह से रघुवीर जी ने बड़ी संख्या में शब्द दिए हैं। वो कहते हैं हमारा घर घर का बच्चा बच्चा इन शब्दों को प्रतिदिन बोलता है। वो बच्चे उन शब्दों के आधार पर विज्ञान के में आगे क्यों ना बढ़े? वो तभी बढ़ सकते हैं जब हम वैज्ञानिक शब्दों की सृष्टि जो है वो अपनी भाषाओं में करेंगे। यही कारण है कि आज हम विश्व में 100, 150, पता नहीं 200, पता नहीं कितने वर्षों पीछे। यदि हमारे देश में हमें अन्वेषणकर्ताओं को के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह विज्ञान की अनेक विषयों की पढ़ाई जो है वो अपनी भाषाओं में करें। इसके साथ ही उन्होंने कुछ सिद्धांत स्थापित किए। उन्होंने कहा कि जितने भी शब्द बनने चाहिए वो वैज्ञानिक रीति से बनने चाहिए, उनको पक्के सिद्धांतों पर उतरना चाहिए, वे वैज्ञानिक हों, सरल हों और सभी प्रांतीय भाषाओं को निकट लाते हो और देश की आत्मा के अनुरूप हो। ऐसा ना हो कि आज हमने एक शब्द कर दिया और वह जब हम अपना पूर्व का साहित्य देखते हैं तो उससे जुड़ नहीं पा रहा। उनका मत था कि एक शब्द एक ही मुख्य अर्थ का वाची हो और प्रत्येक शब्द अर्थानुगामी हो, क्योंकि अर्थ ही शब्दावली का प्राण होते हैं। एक शब्द एक अर्थ होना चाहिए, अन्यथा लोग उसका दुरुपयोग करेंगे। भारतीय शब्दों के भी प्रतीक और संक्षेप हमें बनाने चाहिए। गणित, रसायन तथा अन्य विज्ञान के सभी विषय जो हैं उनमें हमें पदे पदे संक्षेपों की भी आवश्यकता पड़ेगी। रसायन में 92 तत्व हैं, इनमें प्रत्येक का प्रतीक हमें बनाना होगा। अंग्रेजी के असमस्त पदों का अनुवाद असमस्त पदों से ही किया जाए, समासों और वाक्यों से नहीं। हमें ऐसे शब्दों का, ऐसे नियमों को महत्व देते हुए उसका पालन करना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य से एक वर्ग ऐसा खड़ा हो गया उस समय उनके जीवन काल में भी, और उसके पश्चात तो खड़ा ही रहा, कि जो उनकी इस विचार को का मजाक उड़ाने लगा। जैसे रेल शब्द है,
गाड़ी, रेलगाड़ी के लिए लोगों ने कह दिया लोपथगामिनी आवत जावत, ये वो बकवास करनी शुरू कर दी, उनका उपहास आना मना कर दिया, जबकि उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्द संयान उसके लिए दिया था। ऐसे ही वायुयान, जलयान, संयान, तो उनके शब्दों का एक आधार था। उन्होंने कहा हमें नए शब्दों का आधार संस्कृत को ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि संस्कृत को शब्द निर्माण करने से भारतीय भाषाओं में शब्द निर्माण की सुविधा होगी। हिंदी और संस्कृत व्याकरण की परंपराओं के जो बहुत सारे अंश हैं वे आपस में मिलते जुलते हैं। यदि हम संस्कृत के एक शब्द को समझ लेंगे, जैसे विधान हमने किया, संविधान है, संविधायक है, संविधायिनी है, संविधात्री है, वैध है, अवैध है इत्यादि, हम सरलता से उन सभी शब्दों को समझ पाएंगे। संस्कृत के आधार पर व्युत्पन्न, कृदंत और तद्धित शब्द बनाकर हमें हिंदी के शब्दों की संख्या अपरिमित कर सकते हैं। अर्थात जैसा कि मैंने कहा, वे 20 लाख शब्दों का उन्होंने संकल्प लिया था। उनका उस समय का जो उन्होंने जो अपने लेख में लिखा है वो मैं आपके समक्ष रखती हूँ। उनका कहना था कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में जो बोली जाती हैं उनमें संस्कृत के शब्दों के कितना प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि बंगला और असमिया, उड़िया आदि में 6 करोड़ अर्थात 80%, हिंदी में 70%, गुजराती में 70%, 60 से 70, मराठी में 60 से 70, मलयालम और कन्नड़, तेलुगु आदि में लगभग 50% शब्द संस्कृत के हैं। फिर उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी को भारत की अन्य भाषाओं की अपेक्षा क्यों चुना? उनका कहना यह था कि जब आप उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जाएं, तो आप देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि भारत का कितना बड़ा भूभाग जो है वो हिंदी भाषा भाषी है। आप उत्तर से चलिए, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है। यहाँ सब स्थानों पर हिंदी बोली, पढ़ी और बोली जाती है, कोई समस्या नहीं। उसके पश्चात फिर आप चलिए कि उनके जो प्रांत, जिन प्रांतों की सीमाएं मिलती हैं, अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से भारत के जो विभाजन किए, जो स्टेट्स बनवाई, उसमें भाषाओं को एक बहुत बड़ा विषय बना दिया। अर्थात मराठी भाषा भाषी जो लोग हैं वो महाराष्ट्र में, गुजराती भाषा भाषी लोग गुजराती में, परंतु गुजरात में प्राय लोग हिंदी समझते हैं। जब आप सीमाओं, प्रांतों की सीमाओं पर जाएंगे तो आपको लगभग लोग 2 भाषा भाषी मिलते हैं। वे हिंदी भी बोलते हैं और अपनी प्रांतीय भाषाएं भी बोलते हैं। उसके साथ साथ जब आप दक्षिण की ओर चलेंगे या पूर्वोत्तर की ओर जाएंगे तो कहीं भी हिंदी का उस तरह से विरोध नहीं था। केवल तमिल लोगों को छोड़कर शेष भारत में उनको यह समझाया नहीं गया, समझाने का यत्न नहीं किया गया कि कैसे जो है हिंदी सारे भारत को जोड़ती है। और जैसा कि रविशंकर जी ने आरंभ में कहा कि कौन सी हिंदी जोड़ती है, वह संस्कृत निष्ठ हिंदी है जो भारतीय भाषाओं को जोड़ती है। यदि हम अरबी फारसी से शब्द लेने वाली अपंग भाषा उर्दू की ओर चले जाएंगे, जिसको हमने हिंदुस्तानी का रूप दे दिया, तो हम स्वभाषाओं को समृद्ध नहीं कर पाएंगे। हम भारतीय भाषाओं को उनके आपस में एक दूसरे के निकट लाकर उनके आपस में सौहार्द को नहीं बना पाएंगे। आचार्य जी ने जो संघर्ष किया उसके कारण संसदीय हिंदी की नींव पड़ी। संसद में सारी प्रक्रियाएं, नियम, उपनियम, उनका अनुवाद हुआ। प्रश्नोत्तरों, वाद विवादों के अनुवाद होने लगे। आचार्य जी को सफलता मिलने लगी। विधि, संसद, प्रशासन, विदेश मंत्रालय, आकाशवाणी, वित्त मंत्रालय आदि शब्द धीरे धीरे हिंदी में प्रयोग होने लगे। हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई। वैज्ञानिक शब्दावली का आयोग बनाया गया। इतिहास साक्षी है कि हिंदी को उसके आसन पर ले जाने के लिए जो भूमिका आचार्य रघुवीर जी ने निभाई वह अन्य कोई अभी तक नहीं निभा सका है। जब उनका स्वर्गवास हुआ उसके पश्चात जो लोगों ने बड़े दुखपूर्ण ढंग से श्रद्धांजलियां लिखी, मैं इसी श्रद्धांजलि ग्रंथ को पढ़कर बड़ी हुई हूँ। यह उनका श्रद्धांजलि ग्रंथ है। विश्व भर से लोगों ने श्रद्धांजलियां भेजी और बड़े सुंदर शब्दों में कविताएं लिख लिख कर भेजी। एक ने लिखा, वनवासिनी माता को सिंहासन देने को निज गौरव, तुमने निज काया की ममता को छोड़ दिया। वनवासिनी माता को
जो हिंदी वनवासिनी हो गई थी, वनवासिनी माता को सिंहासन देने को तुमने निज काया के ममता को छोड़ दिया। गौरव ना कहीं क्षत हो जाए भारत माँ का, गौरव ना कहीं क्षत हो जाए भारत माँ का, तुमने स्वदेश के जनमानस को मोड़ दिया। परंतु रविशंकर जी, कितना समय हो गया है, कितना अभी और है? मुझे लगता है 5-7 मिनट में समाप्त करें, समेट लें तो अच्छा रहेगा। कुछ एक प्रश्न भी हैं, हाँ जी, ठीक है, थोड़ी चर्चा कर इसीलिए लें। मैं पूछ रही हूँ। मैं एक दो विषय जो हाँ लेकर के को कहकर बात को समाप्त करती हूँ। जी। तो इस प्रकार के बहुत सारे इतने सुंदर कविताएं जो व्यक्ति के हृदय को झंकृत कर देती हैं, वो लोगों ने बड़ी बड़ी कविताएं, बड़े बड़े लेख लिखकर भेजे। और सारे भारत को उस समय इस बात का बहुत कष्ट था कि वह व्यक्तित्व, वह एक महामानव, वह एक वट वृक्ष जो हिंदी की सेवा कर रहा था, वह आज गिर चुका है। हम लोग भी, मैंने जब आचार्य रघुवीर जी की जीवनी लिखी तो उसका अंत उसी श्लोक से किया, शायद आपने सुना होगा, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भानुर उदेष्यति हसिष्यति कमलश्री। मैं आपको इसकी भूमिका बता दूं कि कमल के फूल पे भौना बैठा, अचानक सायंकाल हो गई, सूरज छिप गया और वो बंद हो गया। भौरा अंदर बैठा बैठा सोच रहा था, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, कुछ समय में रात चली जाएगी, सवेरा होगा, सूर्य देवता उदय होंगे और ये कमल जो है वो खिल जाएगा। हसिष्यति कमल श्री इत्थम विचारयति कोश गते द्विरेवे। ऐसे सोचते सोचते वह बेचारा भौरा उसके अंदर बैठा रहा, परंतु हुआ क्या, वह प्रातः काल नहीं आई। अचानक एक हथनी आई और इस कमल को तोड़कर फेंक गई और वह बेचारा भौरा उसी में ही रह गया। वही स्थिति हमारे देश की हुई। जो लोग, जिन लोगों ने एक स्वप्न संजोया था, जिनका एक स्वप्न साकार होने जा रहा था, वे भी यही सोच रहे थे, परंतु उसका अंतिम पंक्ति है, हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। बड़े दुख की बात है कि वह सवेरा होने से पहले ही नलिनी आई और उसको उखाड़ कर फेंक गई। भगवान की कुछ ऐसी नियति, कुछ ऐसी थी कि आचार्य रघुवीर जी को अधिक समय नहीं मिला, नहीं तो हिंदी अपने राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर अवश्य स्थापित होती। मैं एक विषय जो आपको अवश्य कहना चाहूंगी, जो बहुत दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं प्रतिदिन अपने पौत्र पौत्रियों के साथ जूझ रही हूँ और उनको जबरदस्ती विवश करके उनको कहती हूँ, नहीं बेटा बस ये रट लो, परंतु फिर वो गलतियां कर देते हैं और मुझसे बार बार प्रश्न करते हैं, दादी माँ अभी तो आपने केमिस्ट्री कहा, बोला तो आपने क, और कह रही हैं कि आप च से लिखो, CH से लिखो। अब डोर शब्द जैसे है तो वो DOR लिख देती है, पुअर जब कहती हूँ तो PUAR लिख देती है, जब उसे रफ कहती हूँ तो RAF लिख देती है, ROUGH। कहती है क्यों? मैं आपको सचमुच ये बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। मेरी पोती 7 वर्ष की हो गई है और मैं उसके साथ बहुत संघर्ष कर रही हूँ और मुझे बड़ा कष्ट होता है कि एक और तो हम कहते हैं हमें बच्चे को लॉजिकल थिंकिंग की ओर ले जाना है, लॉजिकल थिंकिंग, और दूसरी ओर हम कहते हैं कि हम ये हिंदी छोड़ो, ये आ ई ई का ग आपको आए ना आए उससे अंतर नहीं पड़ता, आप ABCD रट लो। A का B से कोई संबंध नहीं, C का D से कोई संबंध नहीं, V का व का उच्चारण है तो W के प्रयोग की आवश्यकता है। जब आपके पास X है तो आप K और S क्यों लिख रहे हैं? जब आप सेशन, मैंने उसे अभी कई दिन से ये समझा रही थी, सेशन शब्द जो है उसमें SSION लिखना होता है, परंतु वही शन जब एजुकेशन में आता है तो TION लिखना होता है। तो मैं अपने देश के बच्चों के साथ इतना अनाचार नहीं सहन कर पाती, परंतु करना पड़ रहा है। दुर्भाग्य है कि इसमें देश, बहुत सारे विषय हैं। आज हमारा जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें प्रांतीय भाषाओं को, हिंदी भाषा को, मातृभाषा को स्थान देने का प्रयत्न किया जा रहा है, परंतु मेरे पास कुछ
प्राध्यापकों का, अध्यापकों के भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि आज तक चौथी, पांचवी, छठी क्लास तक जिन बच्चों को हमने त्रिभुज नहीं सिखाया, ट्रायंगल सिखाया है, अब हम उन्हें त्रिभुज बोलना कैसे सिखाएंगे? तो इसलिए यह समस्या डॉक्टर रघुवीर जी के समय में भी आई थी और उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था जो था अध्यापक प्रशिक्षण शिविर लगाए थे, क्योंकि हमें पहले अध्यापकों को पढ़ाना पड़ेगा, तब वो कहीं जाके इस योग्य होंगे कि वो हमारे बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है बात बहुत लंबी है। मैं बहुत सारे विषय हैं, जैसे कि एक विषय डॉक्टर रघुवीर जी ने लिखा है कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल साइंटिफिक टर्म्स होती है एक, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंटिफिक टर्म्स। क्या उसमें कोई हिंदी का व्यक्ति जाता है? और यदि उसमें कोई हिंदी का व्यक्ति जाता है तो क्या वह विज्ञान की शब्दावली बनाने का सामर्थ्य रखता है? हमारे सामने बहुत गंभीर समस्या है, विकट समस्या है, और इस समस्या का समाधान हम नहीं कर पाएंगे तो यह और विकटतर और विकटतम रूप लेती चली जाएगी। आज की आवश्यकता है जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब। वही हमें अपनाना होगा कि यदि हमने हिंदी को उसके सिंहासन पर बिठाना है, यदि देश को द्रुत गति से आगे बढ़ाना है, तो हमारे लिए परम आवश्यक हो जाता है। जब मैं छोटी थी, फिर से अपना उदाहरण देते हुए, क्योंकि मैंने उस जीवन को जिया है इसलिए अपना उदाहरण दे रही हूँ, कोई अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए नहीं दे रही, कि मैं बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थी। जब बड़ी हुई तो पिताजी ने कहा, बेटे डॉक्टर तो सहस्रों लोग बन रहे हैं, परंतु हिंदी और संस्कृत की सेवा करने वाला सेवक नहीं बन रहा, इसलिए तुम्हें वह सेविका बनना है। तो इसलिए डॉक्टर रघुवीर जी के पुत्र डॉक्टर लोकेश चंद्र जी के चरणों में गई, डॉक्टर रघुवीर जी की जीवनी लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनका श्रद्धांजलि ग्रंथ, उनके लिखे हुए ग्रंथ, एक और ग्रंथ आपको दिखाना चाहूंगी, उनका लिखा हुआ इंडियाज नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा और भारत भारती। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिन पर हमें देखना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जब तक हम सरल मार्ग के अनुगामी रहेंगे, तब तक हम द्रुत गति से विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए हिंदी परम आवश्यक है, देश के लिए, हमारे लिए नहीं। जन जन की भाषा है, लोकतंत्र की भाषा है, सभी प्रांतीय भाषाओं का सम्मान होना चाहिए, जन जन की भाषा का सम्मान होना चाहिए, सभी बोलियों का सम्मान होना चाहिए, सभी लिपियों का सम्मान होना चाहिए। यह भारत है, इसमें भारत का सम्मान है, राष्ट्र का सम्मान है, राष्ट्र का गौरव है, आत्मगौरव है, स्वाभिमान है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, तब तक हम हिंदी में कुछ भी, जब तक हम हिंदी के केवल संकल्प लेते रहेंगे, उसमें कार्य नहीं करेंगे। हमारे घर में पिताजी ने यह नियम बनाया हुआ था कि घर में एक भी शब्द उर्दू या अंग्रेजी का नहीं बोला जाएगा। जब आचार्य रघुवीर जी के पास मेरे पिताजी पहली बार गए, तो पिताजी की जब उनसे चर्चा आरंभ की, तो पिताजी ने कहा, मैंने उसके बाद डॉक्टर रघुवीर जी ने तुरंत डांट दिया, बाद क्या होता है, पश्चात कहिए। पिताजी ने कहा, मेरा मतलब क्या होता है, अभिप्राय कहिए। तो पिताजी ने जब 3-4 वाक्य भी अपने पूरे नहीं कर पाए, हर वाक्य पे पिताजी को डांट पड़ी और ये कहा गया कि हिंदी बोलो, हिंदी बोलो, जो हिंदी नहीं बोलेगा वो भारतीय नहीं है। तो हिंदी हमारी भाषा है, हमारे हृदय की भाषा है, हमारे गौरव की भाषा है, हमारे राष्ट्र की भाषा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद करती हूँ।